देश भर में अनलॉक 1 की बड़ी शुरुआत आज से शुरू हो गई है। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर देश भर में धार्मिक स्थल 75 दिन बाद आम लोगों के लिए खुल गए हैं। ये 25 मार्च को पहले लॉकडाउन के समय से बंद थे। शॉपिंग मॉल्स, होटल्स और रेस्टोरेंट्स भी खुल गए हैं। अनलॉक के पहले फेज में धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट्स और मॉल्स के लिए सरकार की कॉमन गाइडलाइन क्या है, ये जानने का प्रयास करते हैं। एक दूसरे से 6 फीट की दूरी या कॉमन गाइडलाइन में शामिल किया गया है। मास्क लगाना अनिवार्य है और सैनिटाइजर्स का उपयोग करना होगा। आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करना होगा और साथ में साबुन से हाथ धोने का इंतजाम करना होगा। इसके अलावा अनलॉक में किन लोगों को अब बाहर नहीं निकलना चाहिए, इसके लिए गाइडलाइन जारी हुई है। उसके अनुसार 65+ साल के बुजुर्गों को बाहर नहीं निकलना है। 10 साल से छोटे बच्चे को मंदिर, मस्जिद या अन्य जो गेमिंग जोन है वहां पर नहीं पहुंचना है। गर्भवती महिलाएं, इनको बाहर नहीं निकलना है। पहले से बीमार लोगों को भी नहीं निकलना है। जिनमें कोरोना के जैसे सिम्टम्स है उनको भी घर से बाहर नहीं निकलना है। धार्मिक स्थलों के अंदर किन बातों का ध्यान रखना है, तो इसके लिए गाइडलाइन के मुताबिक मूर्तियाँ जो है और उसके साथ जो पवित्र किताबें होती है मंदिर मस्जिदों में, उन किताबों को आप नहीं छू सकेंगे। प्रसाद नहीं मिलेगा, कॉमन दरी चटाई नहीं रहेगी और समूह में भजन कीर्तन यह भी नहीं हो सकेगा। अनलॉक के पहले फेज में रेस्टोरेंट के अंदर भीतर प्रवेश करते ही जिन बातों का ध्यान रखना होगा, उसके लिए सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है उसके अनुसार 50% की सीटिंग कैपेसिटी से ज़्यादा लोग इंटर नहीं हो पाएंगे। डिस्पोजल मेन्यू और नेपकिन दिए जाएंगे हाथों में जो कस्टमर रहेंगे उनको। इसके लिए अलावा हर इस्तेमाल के बाद टेबल को सैनिटाइज करना अनिवार्य होगा। फूड ऑर्डर और पेमेंट का कॉन्टेक्टलेस मोड रहेगा। इसी तरह अनलॉक के पहले फेज में होटल्स में जिन बातों का ध्यान रखना है उसके लिए ये तय किया गया है कि अधिक संख्या में लोग नहीं पहुंचेंगे होटल्स में। वहाँ पे सीढ़ी छोड़कर ही लोग खड़े होंगे। पार्किंगों में गाड़ियों के स्टीयरिंग, चाबी, डोर हैंडल सैनिटाइज करना अनिवार्य होगा और कॉन्टेक्टलेस चेक इन, चेक आउट रहेगा। मतलब होटल्स में जो चेकआउट और चेक इन होता है वो कॉन्टेक्टलेस रहेगा। उसकी पूरी डिटेल होटल्स मालिकों को, संचालकों को अपने पास जमा रखनी होगी। अनलॉक के पहले फेज में शॉपिंग मॉल्स में क्या होगा, तो शॉपिंग मॉल्स के लिए जो गाइडलाइन जारी की गई है उसके अनुसार हर शॉप पर एक वक्त में तय संख्या में ही जो कस्टमर्स है वो जा सकेंगे। इसके अलावा जो फूड कोर्ट या फूड जोन जो रहता है वहाँ पर आधी सीटें खाली रखना होगा। इसके अलावा मल्टीप्लेक्स है, सिनेमा हॉल्स है और जो किड्स प्ले एरिया रहेगा वो पूरी तरह से बंद रहेगा। यानी कि जो 10 साल से नीचे वाले जो बच्चे किड्स प्ले एरिया में जाते हैं, गेमिंग करते हैं, उनके लिए ये जो सुविधाएं रहती है वो यहाँ पे टोटली बंद रहेगा। अनलॉक के पहले फेज में अभी तक क्या क्या बंद है वो हम जानने की बात करेंगे। तो आपको हम बता दें कि देश में अभी क्या क्या बंद रहेगा और ज़िले में क्या क्या बंद रहेगा। तो स्कूल, कॉलेज, स्विमिंग पूल है। इंटरनेशनल फ़्लाइट्स तो खैर बालाघाट से है नहीं लेकिन बंद रहेगी। सोशल पॉलिटिकल गैदरिंग बंद रहेगी। मेट्रो रेल की सेवाएं बालाघाट में है नहीं लेकिन लोकल ट्रेनों की जो रेल सेवाएं ये फ़िलहाल बंद है। सिनेमा हॉल्स बंद है, जिम बंद है और सांस्कृतिक धार्मिक जमावड़े ये पूरी तरह से बंद रहेंगे। अनलॉक के पहले फेज में किन चीज़ों पर पाबंदी है उसकी बात कर ले तो रात 9 बजे से सुबह 5 बजे के बीच नाइट कर्फ्यू रहेगा। शादी में 50 से ज़्यादा लोग नहीं जा सकेंगे और अंतिम संस्कार में 20 से ज़्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। तो ये कुछ ऐसी गाइडलाइंस है जिसका पालन करना अनलॉक के पहले फेज में ज़रूरी रहेगा। बालाघाट नगर से सटे औद्योगिक नगरी गर्रा को बहुत जल्द ही पुलिस चौकी की सौगात मिलने जा रही है। इसे लेकर प्रशासन ने चौकी निर्माण के लिए उपयुक्त भूमि पर मौजूद अनाधिकृत कब्जों को आज पुलिस बल की मौजूदगी में हटा दिया। आपको बता दें कि गर्रा क्षेत्र में बढ़ते अपराधों की रोकथाम को लेकर लंबे समय से पुलिस चौकी की मांग की जा रही थी। पूर्व में भी यहां पर पुलिस चौकी के लिए जमीन की तलाश पूरी कर ली गई थी लेकिन चौकी का निर्माण नहीं हो सका। लिहाजा प्रशासन के द्वारा पुनः चौकी के निर्माण को लेकर तैयारियां प्रारंभ की गई है। इसी के तहत वैनगंगा नदी के पुल को क्रॉस करते ही राज्य मार्ग के किनारे जमे अनाधिकृत कब्जों को हटाने की कार्रवाई की गई। एसडीएम और पुलिस बल की मौजूदगी में की गई इस कार्रवाई को लेकर हमने वारासिवनी थाना प्रभारी अनुराग प्रकाश से मौके पर चर्चा की। आइए देखते हैं। काफ़ी समय पूर्व से पुलिस चौकी गर्रा यहाँ प्रस्तावित थी और आवंटन भी हो गया था और यहाँ के रहवासियों को जो है दूसरा स्थान भी आवंटित कर दिया गया था। इसी क्रम में जो है चौकी कार्य को आगे बढ़ाने के लिए
ये अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है। एसडीएम महोदय के निर्देशानुसार अतिक्रमण आज हटाया जा रहा है यहाँ से। तो केवल यहीं पर अतिक्रमण हटाया जा रहा है कि इसके और भी चिन्हांकित किया गया है कुछ स्थानों पर? अभी तक जो प्लानिंग है उसमें जो भी अनधिकृत अतिक्रमित क्षेत्र हैं वहाँ पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। ये जो पुलिस के लिए चौकी सर स्वीकृत हुई है, कब तक बनने की इसके प्रस्ताव? इसमें जो है शीघ्र जो है कार्य चालू हो जाएगा और मेरे विचार से 6 महीने 1 साल के अंदर चौकी बनकर तैयार हो जाएगी। तो आप सुन रहे थे इस समय वाराणसी से टीआई अनुराग प्रकाश जी को, जिनका कहना है कि पुलिस हाउसिंग की ओर से गर्रा में एक चौकी स्वीकृत हुई है, जिसके लिए यहाँ पर जो अनाधिकृत कब्जे थे उनको हटाया जा रहा है। बालाघाट गोंदिया रोड पर स्थित गर्रा चौकी के सामने से, गर्रा चौक जो है उसके जस्ट सामने से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर पुलिस चौकी का अतिशीघ्र निर्माण होना है। इसका प्रस्ताव लगभग तैयार हो चुका है। इसी को लेकर यहाँ पे वाराणसी एसडीएम के निर्देश पर पुलिस बल के माध्यम से यहाँ पे अतिक्रमण को हटवाया जा रहा है। ये तमाम तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं गर्रा से, जहाँ पर जेसीबी मशीन के साथ साथ भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ पे मौजूद है, और जिसके माध्यम से यहाँ पे जो अनाधिकृत कब्जे थे उनको लगातार प्रशासन के द्वारा हटाया जा रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका बालाघाट न्यूज़ में। मैं हूं यमलेश वंजारी। जिले में कोरोना मरीजों के लिए बनाए गए कोविड हेल्थ सेंटर गायखुरी में भर्ती 5 कोरोना मरीजों में से 3 की रिपोर्ट निगेटिव आई है, जबकि 1 मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है। भर्ती होने के बाद जांच के लिए इन चारों मरीजों के सैंपल दूसरी बार आईसीएमआर लैब जबलपुर भेजे गए थे। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि कोरोना के 5 मरीजों में से 4 के सैंपल दूसरी बार जांच के लिए भेजे गए थे। इनमें से 3 की रिपोर्ट निगेटिव प्राप्त हुई, जबकि पहले से भर्ती 1 मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है। जिन कोरोना मरीजों की रिपोर्ट निगेटिव आई है उन्हें आज अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। इनमें 2 ग्राम बेनी के हैं तो वही 1 मोहजर लांजी से है। इस तरह अब कोविड हेल्थ सेंटर में उपचार के लिए केवल 2 मरीज शेष रह गए हैं। इनमें से 1 ग्राम भजियादंड का और दूसरा ग्राम बेनी का है। कोरोना महामारी के चलते हुए लॉकडाउन से रोजमर्रा के साधन पर गहरा असर पड़ा है। वर्तमान में लोगों की जुबां पर बेरोजगारी को लेकर कई ताने बहाने सजे हुए हैं, लेकिन जिले के दूरस्थ नक्सल प्रभावित क्षेत्र के बैगा आदिवासी अपनी आजीविका चलाने के लिए कई तरह के संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने ना तो कभी हार मानी है और ना ही उनके जज्बे में कोई कमी देखी जा रही है। जिले के आदिवासी इन दिनों हर्रा वनोपज को अपनी जीविका का साधन बना चुके हैं। आदिवासी जंगल जाते हैं, हर्रा चुनकर उसे सुखाने के बाद व्यापारियों को बेच देते हैं, जिससे उनका जीवन चल रहा है। आपको बता दें कि हर्रा वनोपज का उपयोग औषधियों में किया जाता है, जिससे इसकी डिमांड व्यापारियों में बनी रहती है। ये हम खासी की बनी रखन बस व्यापारी लेते हैं। अच्छा, व्यापारी ले जाते हैं। तो कितनी आय हो जाती तुम्हारी इसकी में? जैसे अभी सूखे ऊपर रहते, सूख जाते, मिल जाते, जंगल जाते तो कोई दिन 2 किलो लाथन, कोई दिन 5 किलो लाथन, हाँ, कोई दिन 6 किलो मिल गए, दिन 10 किलो। नहीं तो सूख के कितना बनता है? जैसे 5 किलो 10 किलो लाएंगे तो सूख के 4 किलो बन जाते। अच्छा, तो 1 किलो 140 रुपये के हिसाब? हाँ, सूखा। कहाँ के व्यापारी आते हैं? यहाँ व्यापारी मछुरदा से आते हैं, मछुरदा, साले टिकरी। अच्छा, ठीक। इधर देवर बेलगांव के भी आ जाते हैं। क्या नाम है आपका? मुकेश। चांगोटोला क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत नगरवाड़ा महिला सरपंच ने वर्तमान जनपद पंचायत अध्यक्ष पूरनलाल ठाकरे पर अभद्र व्यवहार और जातिगत एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। इस मामले में महिला सरपंच जसन वैद ने जिला कलेक्टर से मामले की शिकायत भी की है। बताया गया कि जनपद अध्यक्ष पूरनलाल ठाकरे के द्वारा 31 मई को रात 10 बजे कुछ पंचों के साथ पहुंचकर पैसों की मांग की गई और अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए मारने पीटने का भी प्रयास किया गया। इसी को लेकर नगरवाड़ा सरपंच ने मामले की शिकायत जिला कलेक्टर एवं संबंधित अधिकारियों से की है। उन्होंने बताया कि 5 साल के कार्यकाल में उनके ऊपर किसी भी प्रकार के आरोप नहीं लगे हैं, परंतु कोरोना संक्रमण काल में बढ़ाए गए 1 साल के कार्यकाल के बाद उन पर अब बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं। ये हमारे अध्यक्ष साहब हैं,
हम इनसे मिलजुल के रहते थे। उन्हीं ने काम को सौंपा हमको कि भाई आपको ही काम कराना है, हम लोग बीच में नहीं आएंगे, आपके ही सहयोग से सब काम होगा। और कोई लोग भी पूछते हैं तो बोलना कि मैं ही काम स्वयं कराती हूँ, ऐसा कह के मैंने सब जवाब दी उनको। उसके बाद में अभी क्या हुआ, 27 तारीख को मेरे यहाँ आए कि भाई रोड फाइनल हो गया है, कमीशन दो में मुझे। मैंने बोली भैया कमीशन मेरे पास में नहीं है, सारा पैसा आपके पास में रखा है और आप मुझे पैसा मांगते हो। तो उन्हें बोले कि भाई मेरे पास कहाँ पे पैसा रखा है, और गंदी गंदी गाली गलौज करने लगे, माँ बहन की लेने लगे और मेरे को मारने के लिए खड़े हो गए वो। इसके बाद में आपने फिर कहाँ पे किसी को प्रशासनिक स्तर पे आपने आवेदन दिया? हाँ, मैं फिर क्या कहते हैं 5 तारीख को बालाघाट गई, आज़ाद थाना में दी, एसपी को दी हूँ, कलेक्टर को दी हूँ, अपने जनपद सीओ को दी, जिला सीओ मैडम को दी हूँ, और अभी जाके मैं टीआई साहब को एक आवेदन पेश कर दूँ। सभी को आपने अवगत करा हाँ दिया जी, गया। अभी हाँ, आप क्या चाहते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? अब मैं चाह रही हूँ कि इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए और समाज स्तर पे भी कार्रवाई होना चाहिए कि मेरे समाज पे ये ठोस पहुँचाए हैं कि भाई दलित महिला है, ये क्या करेगी, एससी की है, इसको अकल नहीं है, ये काम करा नहीं पाती। और मैं अपना जो पैसा है, अपने फंड का पैसा देता हूँ और ये सारे पैसे निकाल के खाली है, 2 लाख रुपए अभी बिल में निकाली है, ऐसा कह के मेरे को मेरी शिकायत की है, मीडिया वालों को दी है, पेपरबाजी की है इनने। इससे मुझे बहुत अपने समाज के ऊपर थोड़ा क्या कहते हैं वो हुआ है कि भाई हमारे समाज को ये समझते हैं कि कमज़ोर हैं, इसलिए हम कमज़ोर बनना नहीं चाहते, हमारे समाज को आगे उठाना है। पर्यावरण संवर्धन एवं संरक्षण को लेकर मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ ब्लॉक कार्यालय चांगोटोला के द्वारा पौधारोपण किया गया। इस मौके पर बी न्यूज संवाददाता अंकुश चौहान के साथ अपना परिवार युवा संगठन के साथी राज चौके, दीपक बिसेन, शुभम झारिया, प्रकाश ठाकरे, वीरेंद्र बिसेन, साकेत दुबे, कोमल एड़े, अंकित बिसेन मौजूद रहे। अंकुश चौहान ने वृक्षारोपण पर अपने विचार भी साझा किए हैं। आज श्रमजीवी पत्रकार संघ मध्य प्रदेश ब्लॉक कार्यालय चांगोटोला के द्वारा संयुक्त तत्वाधान में अपना परिवार युवा संगठन चांगोटोला एवं सभी समस्त युवागणों के द्वारा वृक्षारोपण किया गया एवं संकल्प लिया गया कि पर्यावरण को हम शुद्ध एवं पवित्र बनाए रखेंगे। और हमारा संकल्प है कि आने वाले दिवस में प्रत्येक पंचायत चांगोटोला क्षेत्र की हम लोग 5 पेड़ श्रमजीवी पत्रकार संघ एवं अपना परिवार युवा संगठन चांगोटोला के द्वारा संयुक्त तत्वाधान में सम्मिलित होकर हम लोग वृक्षों का रोपण करें एवं प्रकृति एवं वातावरण को शुद्ध बनाने का एक अनोखा प्रयास करेंगे। डोंगरिया सरदार पटेल कॉलेज के छात्र इन दिनों आर्थिक और मानसिक तनाव का सामना कर रहे हैं। इसके पीछे मुख्य कारण यह है कि उन्हें आगामी दिनों में होने वाली परीक्षा से बाहर बैठना पड़ सकता है। बताया गया कि यूनिवर्सिटी के किसी भी फैकल्टी के छात्रों को बीते 2 साल की स्कॉलरशिप नहीं मिली है। ऊपर से कॉलेज प्रशासन के द्वारा लगातार उन पर ट्यूशन फीस के लिए दबाव बनाया जा रहा है। यदि वे इस फीस को जमा नहीं करते हैं तो उन्हें परीक्षा में नहीं बैठने देने का दबाव बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि कॉलेज प्रशासन के द्वारा पिछले सत्र में 60% से अधिक अंकों वाले छात्रों को लैपटॉप देने की बात कही गई, लेकिन आज तक सभी छात्रों को लैपटॉप नहीं दिए गए। कुछ छात्रों को इसका लाभ दिया गया है, वहीं अब बिना स्कॉलरशिप के उनके ऊपर फीस के लिए दबाव बढ़ाया जा रहा है। ऐसी स्थिति में उनके सामने गंभीर समस्या खड़ी हो गई है। नमस्कार, स्वागत है आपका बालाघाट न्यूज़ में। मैं हूँ यमलेश वंजारी। और लगभग 2.5 महीने के बाद लॉकडाउन की वजह से बंद मंदिरों के पट आज खुल गए हैं और इसी के तहत हम बालाघाट नगर में ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जो लॉकडाउन में छूट मिली है 8 जून से रेस्टोरेंट, मंदिर और होटल को खोलने की, इसके तहत किस तरह का पालन मंदिरों में किया जा रहा है, इसे जानने के लिए हम पहुँचे हैं काली पुतली चौक स्थित हनुमान मंदिर में। आप इस समय देख रहे हैं काली पुतली चौक से हनुमान मंदिर का नज़ारा, जिसके पट आज 8 जून से खुल गए हैं और यहाँ पर बाकायदा मंदिर को सैनिटाइज़ किया गया है और यहाँ पर कुछ कर्मचारी हैं जो इस समय साफ़ सफाई में लगे हुए हैं। मंदिरों में जो श्रद्धालु पहुँचने वाले हैं उनको लेकर जो सोशल डिस्टेंसिंग के निर्देश सरकार की ओर से जारी किए गए निर्देशों का कैसे कड़ाई से पालन कराना है, इसको लेकर तमाम व्यवस्थाएं मंदिर में की जा रही है। यह हम जानने का इस समय प्रयास कर रहे हैं। आपको मैं मंदिर के अंदर लेके चलना चाहूँगा कि किस तरह की व्यवस्था है यहाँ पे। आखिरकार मंदिर
के जो अधिकृत कमेटी है उसके द्वारा की गई या ट्रस्ट है उसके द्वारा की गई है, ये जानने का हम प्रयास कर रहे हैं। मंदिर में आप इस समय देख रहे हैं हनुमान जी की ये प्रतिमा है और इसके सामने पंडित जी जो है विराजमान हो गए हैं अपने आसन पर और वे श्रद्धालुओं के आगमन का इंतज़ार कर रहे हैं। हालांकि अभी दोपहर का समय हो चुका है तो श्रद्धालु काफ़ी कम संख्या में आ रहे हैं, फिर भी बावजूद इसके श्रद्धालु जो है यहाँ पर मंदिरों के पट खुलते ही पहुँचना शुरू हो गए हैं। कुछ श्रद्धालु इस समय यहाँ पे नतमस्तक हो रहे हैं हनुमान जी के सामने। आप देख सकते हैं तस्वीरें बालाघाट नगर के कालीपुतली चौक से हनुमान मंदिर की ये तस्वीरें हैं। मंदिर के पुजारी जी कपिल शास्त्री जी यहाँ पे मौजूद है, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह शासन के जो निर्देश है उनका किस तरह से पालन कराने की यहाँ पे व्यवस्थाएं की गई। कपिल जी बताएंगे आखिरकार जो शासन के निर्देश जारी हुए हैं 8 जून से मंदिरों को खोलने के, किस तरह की व्यवस्थाएं आपके मंदिर में की गई है श्रद्धालुओं के लिए? जय श्री राधे। मंदिर में जो शासन द्वारा प्राप्त नियमावली प्राप्त हुई है हमें, उसके अनुसार प्रातःकाल ही भगवान के मंदिर के पट जो समयानुसार प्रारंभ होते हैं उस समय खोल करके भगवान का पूजन इत्यादि किया गया और सभी भक्तों के लिए मंदिर को आज से प्रारंभ कर दिया गया। मंदिर में प्रवेश के लिए नियमावली ये है कि जितने भी भक्त आएंगे उनको डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा। सोशल डिस्टेंसिंग जो उनका ऑर्डर है उसका विशेषता पालन करना पड़ेगा, जो लगभग अपन ने 3 मीटर की दूरी निर्धारित की है प्रत्येक व्यक्ति के बीच में जी। और आने वाला व्यक्ति अपने हाथ पैर अच्छी तरह से धो करके फिर मंदिर के अंदर प्रवेश करे। मंदिर के अंदर प्रवेश करने के पूर्व उसको सैनिटाइज करेंगे यहाँ पर, और सैनिटाइज करने के पूर्व वो मंदिर में भगवान के दर्शन हेतु उपलब्ध हो सकता है। विशेषता मास्क का पालन उनको करना पड़ेगा, स्वच्छता का पालन करना पड़ेगा। इधर उधर थूकना या खांसना यहाँ पर थोड़ा सा मनाही होगी। बच्चों को और जो वयोवृद्ध हैं जी उनको घर पर ही रहने की सलाह दी जा रही है कि वो घर पर रहें और वहीं से भगवान की प्रार्थना और निवेदन करें। आज से मंदिर खुल चुके हैं, अब तक कितने श्रद्धालु आपके मंदिर में पहुंच चुके हैं? खैर अब या अभी पहले की अपेक्षा? आज पहला दिन है मंदिर खुलने का, तो श्रद्धालुओं में कमी तो देखी गई है जी। और अब चूँकि क्या लोग स्वयं समझदार हैं तो इसके अनुसार वो भी धीरे धीरे करके ही मंदिर में प्रवेश करने की कोशिश करेंगे। मतलब संक्रमण का भय बना हुआ है, संक्रमण का भय लोगों के ऊपर बना हुआ है और खैर थोड़ा बहुत भय होना भी चाहिए। चीज़ ही ऐसी है जी। अपने आप की सुरक्षा सर्वप्रथम है ना। ईश्वर तो सब जगह व्याप्त है, घर से भी उसकी प्रार्थना और निवेदन किया जा सकता है। और जो मंदिर आ सकते हैं तो अपना आ जाएं, डिस्टेंसिंग का पालन करें, कोई दिक्कत नहीं है। अपना मंदिर बहुत बड़ा है, डिस्टेंसिंग की काफ़ी व्यवस्था है और प्रयत्न हमारा यही रहता है कि कम से कम 5 आदमी को पहली बार में हम यहाँ पर दर्शन करने के लिए अवसर प्रदान करें और फिर वो 5 जब दर्शन करके चले। आरती का जो समय होता है उसके लिए क्या नियमावली? आरती का समय हमारा रात्रिकालीन 7:30 बजे का, प्रातःकालीन 7 बजे का है। तो 7:30 बजे भी वही सोशल डिस्टेंसिंग लेकर ही लोगों को जो है यहाँ पर उपस्थित कराएंगे। तो आप सुन रहे थे हनुमान मंदिर के पुजारी कपिल शास्त्री जी को, जिनका कहना है कि शासन के जो निर्देश है और शासन के जो नियमावली जो जारी हुई है उसके अनुसार यहाँ पे बाकायदा जो मंदिर में पहुँचने वाले श्रद्धालु हैं उनको सैनिटाइज करने की व्यवस्था की गई है। सोशल डिस्टेंसिंग का बाकायदा यहाँ पे पालन कराया जाएगा। साथ ही जो मंदिर में जो आरती का समय है, रात्रिकालीन आरती का जो समय है, उस दौरान विशेषतः श्रद्धालुओं पर नज़र रखी जाएगी कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कहीं न कहीं से करते रहे, कहीं से भी सोशल डिस्टेंसिंग की जो अवहेलना है वो न करे, इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा। मंदिर के पुजारी जी की एक और बात कहना है कि कहीं न कहीं कोरोना वायरस की वजह से जो श्रद्धालु है उनमें अभी भी डर बना हुआ है और ये डर बना रहना चाहिए, क्योंकि ये वायरस इतना ख़तरनाक है कि कहीं न कहीं इसकी संक्रमण में आने से भले ही एक व्यक्ति को यह संक्रमण फैल सकता है, लेकिन उसके माध्यम से हज़ारों लोगों तक यह संक्रमण फैल सकता है। तो इसी को लेकर तमाम जो दिशा निर्देश है शासन के और प्रशासन के, उन निर्देशों का पालन इस मंदिर में बाकायदा कराए जाने की तैयारियां की गई है। आप इस समय ये तमाम तस्वीरें देख रहे हैं हनुमान मंदिर कालीपुतली चौक बालाघाट से। ये मंदिर का प्रांगण काफ़ी बहुत बड़ा है। यहाँ पे अगर सैकड़ों की तादाद में भी अगर श्रद्धालु पहुँचते हैं तो उनको भी बाकायदा पूरे मंदिर प्रांगण में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने की व्यवस्था की गई है। मंदिर ट्रस्ट की ओर से यहाँ पे जो पहुँचने वाले श्रद्धालु हैं उनके लिए विशेष दिशा निर्देश दर्शन को लेकर जारी किए गए हैं। इसके अनुसार आप देख सकते हैं ये यहाँ पे इसकी कंडिकाएँ मंदिर ट्रस्ट की ओर से लगाई गई है, जिसमें प्रशासन द्वारा जो निर्धारित नियमों के अनुसार अगर हम बात करें तो यहाँ पे
मंदिर में प्रवेश करने से पहले हाथ पैरों को अच्छी तरह से धुलना होगा। प्रत्येक व्यक्ति को सैनिटाइजर एवं मास्क का कड़ाई से पालन करना होगा। मंदिर में किसी भी प्रकार का प्रसाद वितरण, जल चरणामृत वितरण, तिलक इत्यादि नहीं दिया जाएगा। मंदिर में प्रत्येक भक्तगण कम से कम 2 मीटर की दूरी को बनाए रखेंगे, यानी कि सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करेंगे। भीड़ को एकत्रित नहीं होने दिया जाएगा। मंदिर में मूर्ति एवं घंटे इत्यादि को स्पर्श नहीं करेंगे। जो भी श्रद्धालु यहाँ पे पहुँचेंगे उन्हें मंदिर में मूर्ति एवं घंटे इत्यादि को स्पर्श नहीं करना। मंदिर हेतु बनाई गई जो शासन के द्वारा गाइडलाइन तय की गई है उसका अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। ये आदेश पुराना श्री राम मंदिर ट्रस्ट बालाघाट की ओर से अपने मंदिर प्रांगण में लगाए गए हैं। तो इस तरह से श्रद्धालु को इन नियमों का पालन करना होगा। जो भी श्रद्धालु मंदिर में पहुंचेंगे इन नियमों का उन्हें पालन करना ही होगा, अन्यथा उनके ऊपर कार्रवाई भी प्रशासन के द्वारा की जा सकती है। इस समय आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये तस्वीर है शंकर घाट मंदिर की, जो कि वैनगंगा नदी के घाट पर सुरम्य वादियों के बीच यह मंदिर स्थापित है और 21 उप ज्योतिर्लिंगों में से एक मंदिर इसे माना जाता है। यहाँ पे हमेशा बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, लेकिन कोरोना संक्रमण के बाद हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर मंदिरों की जो स्थिति है वहाँ पे श्रद्धालु बहुत ही कम संख्या में पहुँच रहे हैं। 8 जून से मंदिरों को खोलने के निर्देश शासन की ओर से जारी हो चुके हैं। केंद्र सरकार की गाइडलाइन जारी हो चुकी है। इस गाइडलाइन के अनुसार बाकायदा मंदिरों को सैनिटाइज करने का नियम है। इसके अलावा जो श्रद्धालु मंदिरों में पहुंचेंगे उनके लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी अनिवार्य है। तो हम ये देखने का प्रयास कर रहे हैं, ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिरकार मंदिरों में ये तमाम जो गाइडलाइंस जारी की गई है प्रशासन की ओर से, इस गाइडलाइन का पालन कितना हो रहा है। हम यहाँ मंदिर के पुजारी से भी ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार मंदिर में किस तरह की व्यवस्था है इस समय की गई है। आज से जो निर्देश जारी हुए हैं उनको लेकर मंदिर ट्रस्ट की ओर से क्या कुछ यहाँ पे तैयारियाँ की गई है, ये जानने का प्रयास हम करेंगे। हरीशचंद्र दुबे जी बताएंगे, आज से जो निर्देश जारी हुए हैं, नई गाइडलाइन जारी हुई है मंदिर खुलने के लिए, किस तरह से पालन किया जा रहा है और क्या कुछ मंदिर में व्यवस्था की गई है ट्रस्ट की ओर से? अभी जैसी थे पूर्व में जैसी थी व्यवस्था वैसी है। अच्छा। हाँ। मंदिरों को सैनिटाइज करने के निर्देश दिए गए, आज से खुलने वाले हैं, श्रद्धालु पहुंचने वाले। क्या श्रद्धालु पहुंच रहे हैं? श्रद्धालु ऐसे पहले जैसे नहीं आ रहे, पहले जैसे नहीं आ रहे, मतलब कहीं ना कहीं कोरोना का संक्रमण का खतरा बना हुआ है। दहशत जो बढ़ गई है लोगों के ऊपर, कोरोना का जो भूत सवार है जी, ना, उसका प्रभाव तो साफ दिख रहा है। तो अभी आप सुन रहे थे शंकर घाट के जो पुजारी है हरीशचंद्र दुबे जी को, जिनका कहना है कि कोरोना का भय अभी भी जो श्रद्धालु है उन पर बना हुआ है और यही वह वजह है जिसके वजह से मंदिरों में जो श्रद्धालु पहुंचते हैं, अमूमन दिनों में हम देखते हैं कि मंदिरों में जो श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है या श्रद्धालु बड़ी संख्या में जो पहुँचते हैं वो आज नगण्य स्थिति में पहुँच गए हैं, यानी कि मंदिरों में बहुत ही कम संख्या में श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। आज की हम बात करें तो आज प्रशासन के द्वारा नई गाइडलाइन जारी की गई है जिसके तहत मंदिरों के पट खुल गए हैं, लेकिन मंदिरों में अभी तक कोई ऐसे श्रद्धालु जो है पूजा अर्चना के तौर पर या फिर झुंड में जो लोग आते हैं पूजा अर्चना के तौर पर, ऐसे कोई भी श्रद्धालु नहीं आए हैं, समूह में नहीं आए हैं, दल बनाकर नहीं आए हैं। लोग आए भी हैं तो इक्का दुक्का लोग आए हैं, जो आए हैं बाहर से मंदिरों में दर्शन करके चले गए हैं।